हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ गैस लॉज। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, इसमें आप लोग गैस से रिलेटेड कुछ लॉज पढ़ोगे। अब गैस के बारे में तो आप लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो। कैसे पढ़ते आ रहे हो? आप लोग जो मैटर चैप्टर पढ़ते हो उसमें आप लोग देखना बहुत सारा लाइक वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़े थे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े थे ना। तो वहीं से आप लोग गैस के बारे में पढ़ना शुरू कर दिए थे। 7th में भी वही चैप्टर होता है, 8th में भी होता है, ठीक है। अभी आप 9th में मैटर वाला चैप्टर तो नहीं पढ़ोगे, लेकिन गैस से रिलेटेड कुछ लॉज होते हैं, आप लोग वो पढ़ोगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, तो स्टडी ऑफ गैस लॉ। देखो, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि हम लोग ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग गैस से रिलेटेड कुछ लॉज पढ़ेंगे। ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम लॉज विच आर रिलेटेड टू गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन उससे पहले ना ये तो जान लो कि भाई गैस का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, क्योंकि उसके बारे में पढ़ोगे थोड़ा बहुत रिकॉल करना ज़रूरी है। और रिकॉल इन द सेंस ये इंपॉर्टेंट है तो पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है, खाली ओवरलुक करना नहीं है। सो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को अगर हम डिफाइन करें तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर मतलब आप लोग याद करो, दिमाग लड़ाओ कि हम लोग अगर गैस के बारे में बात कर रहे हैं, अब वहाँ पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो भी होते हैं। जैसे कि अगर मैं ऐसे बात करी, मैं अगर सपोज ये गैसियस स्टेट ऑफ मैटर बना रही हूँ जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, कुछ याद आ रहा है? ऐसे ही तो हम लोग पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। उनके बीच में जगह दिख रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये सब एटम्स मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में स्पेस दिख रहा है, उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये आप लोगों को पता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। कैसा है स्पेस? यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? बहुत दूर दूर हैं कि पास पास हैं? पहला तो मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट है, बहुत दूर दूर है। फिर इनके बीच में स्पेस कैसा है? बहुत ज़्यादा है। तो मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है बहुत हाई होता है या बहुत लार्ज होता है। फिर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये मॉलिक्यूल्स जितने पास पास होंगे ना बच्चों, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग होगा। और जैसे ही ना दूर दूर जाएंगे, दूर दूर होंगे, तो उनके बीच में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो वीक हो जाएगा। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो हम लोग गैसियस स्टेट को ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं कि जो गैसेस होता है, इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर इन विच, देखो मैं इसको ना वो डिवाइड कर दी हूँ इसके पॉइंट्स को। मॉलिक्यूल्स लाई फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर दूर होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत बड़ा होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों ना के बराबर होता है। और मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम। वो मॉलिक्यूल्स को आप जितना स्पेस दोगे ना, वो पूरा स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, हर जगह फैल जाएगा वो। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास ना, क्योंकि हाँ, और एक चीज़, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लोग हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। वो लोग ना एक जगह बैठ के नहीं रहते हैं, क्योंकि जगह है भाई उनके पास। वो लोग खाली घूमते घूमते रहेंगे, ऐसे 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 घूमते रहेंगे। तो उनका रैंडम मोशन होता है, कहीं भी वो लोग भटकते रहते हैं। और इसकी वजह से उनके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होता है विच इज़ पॉजेस्ड बाय मूविंग पार्टिकल्स। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके पास जो एनर्जी होगा उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होता है। वो लोग हमेशा ऐसे मूवमेंट के लाइक हमेशा मूव करते रहते हैं वो लोग, और इसी वजह से वो लोग जितना भी उनको आप स्पेस दोगे, कोना कोना वो लोग ऑक्यूपाई कर लेंगे। क्लियर? आई डोंट थिंक कि इसमें अभी आपको कोई डाउट होगा, पर हर चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा दी हूँ। और बच्चों, बुक में ना एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें दी गई है कौन सा, इसमें तो और भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है। हम लोग को वही पढ़ना है जो हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग है। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। गैसेस का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। सो गैसेस का कैरेक्टरिस्टिक्स भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले अगर मैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का बात करूं, आप लोग सुने होंगे ये वर्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी बोलते हैं। तो बच्चों ये एक थ्योरी है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक थ्योरी है जो कि ना हम लोगों को लाइक एटम्स की प्रॉपर्टीज़ बताती है, एटम्स मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ बताती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम गैस का बात कर रहे हैं। सो ये जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन करेगा हम लोगों को बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। गैस का बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टी को कौन एक्सप्लेन करेगा? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, जिसके कुछ कुछ ये पोस्टुलेट्स हैं। दीज आर दी पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ओके, पहला पॉइंट क्या है इसका? पोस्टुलेट्स मतलब यहाँ पॉइंट्स का ही बात कर रहा है। पहला पॉइंट क्या है?
कि गैसेज आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से बना है गैस, मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस एट ऑल पॉसिबल स्पीड्स। ये जो गैस होता है वो छोटे छोटे टाइनी टाइनी मॉलिक्यूल से बना हुआ है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है। और ये मॉलिक्यूल्स लोग जो हैं वो लोग हर रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं कि ये लोग नॉर्थ की तरफ ही जाएंगे, कि ये लोग साउथ की तरफ ही जाएंगे, नो, हर हर डायरेक्शन में ये लोग मूव करते हैं, और एट ऑल पर्टिकुलर स्पीड, मतलब कितना भी इनका स्पीड हो सकता है, वैसा नहीं कि फिक्स्ड स्पीड है, ठीक है। दूसरा, दे हैव नाइदर अ फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर अ फिक्स्ड शेप। गैस लोगों का बच्चों, ना उनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना उनका कोई फिक्स्ड शेप होता है। कहाँ से होगा? देखो मॉलिक्यूल्स लोग एक तो इतना दूर दूर रहते हैं। आप लोगों को सोचो ना, मैं आप लोगों को बोलूँगी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का या ऑक्सीजन गैस का शेप बताओ, क्या शेप होता है? भाई कोई शेप नहीं होता। अगर मैं आपको बोलूँगी बॉटल का शेप बताओ, आप लोग बता दोगे। पेंसिल का शेप बताओ, बता दोगे। कंघा का शेप बताओ, बता दोगे। कॉम्ब का। लेकिन गैस का शेप नहीं होता है। वैसे ही जैसे कि अगर मैं ये पेन का बात करें, ये तो सॉलिड है, तो इसका तो भाई अपना एक पर्टिकुलर इसका वॉल्यूम है, इतना जगह ये ऑक्यूपाई कर रहा है, ये वाला इतना ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मतलब पर्टिकुलर वॉल्यूम है। ये पीस ऑफ पेपर जो आपको सामने दिख रहा है वो भी अपना एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वॉल्यूम है। लेकिन जो गैस होते हैं उनका कोई पर्टिकुलर या फिक्स्ड शेप या फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। उनको जितना जगह आप दोगे वो लोग ऑक्यूपाई कर लेंगे। और बात अगर मैं करूँ शेप का, तो कहाँ से शेप होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स लोग बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है वो ना के बराबर, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल, बहुत थोड़ा, ना के बराबर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके और ये लोग मूवमेंट करते रहते हैं। आप लोग इनको जितना जगह दोगे, जैसे कि आप लोग एक तो बॉटल में गैस को आप लोग अगर लेके रखोगे, ठीक है, तो बॉटल का जितना जगह है ना वो पूरा जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। मतलब उसको जितना जगह दोगे वो पूरा जगह को वो ले लेगा। उनका कोई पर्टिकुलर ऐसा फिक्स ना शेप होता है ना वॉल्यूम होता है। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट गैसेज एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। देखो बच्चों, जो गैस होता है ना वो हर डायरेक्शन में प्रेशर मारता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे? बहुत सिंपल है। सपोज वी हैव टेकन सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस और हम लोग उसको एक तो कंटेनर में एनक्लोज कर दिए, ठीक है। ये कंटेनर है, ये ले लो, ये कंटेनर है, हम लोग इसमें वो गैस को एनक्लोज करके रख दिए हैं, ठीक है। इसके अंदर में वो गैसियस पार्टिकल्स हैं। चलो ठीक है। अब आपको पता है कि भाई जो गैस है वो तो एक जगह बैठा रहता है नहीं, वो तो एकदम रैंडम मोशन में रहता है, यहाँ वहाँ, तो उसको तो घूमना ही घूमना है। तो जब वो आप लोग उसको एक तो कंटेनर में ले लोगे तो आपको पता है कि वो तो भाई इधर उधर घूमेगा। तो जब वो मॉलिक्यूल, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जब वो मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूमते हैं ना, दे कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ ऐसे टकराते हैं और साथ साथ में एक दूसरे के साथ तो टकराते ही हैं, दे ऑल्सो कोलाइड विद द, कोलाइड का मतलब टकराना, स्ट्राइक करना, विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये कंटेनर का दीवार है, ये वो लोग उसके साथ भी टकराते हैं, उसके साथ भी टकराते हैं, उसके साथ भी टकराते हैं, एक दूसरे के साथ टकराएंगे और कंटेनर का वॉल के साथ वो लोग टकराएंगे। तो ऐसे वो लोग प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वो लोग ऐसे टकराते हैं तो भाई प्रेशर एक्सर्ट होता है। इसीलिए बोलते हैं हम लोग कि जो गैस होता है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो ये 3 मार्क का या 2 मार्क का रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है कि रीज़न दो क्यों होता है। द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर, जो मॉलिक्यूल्स है वो लोग एक दूसरे के साथ टकराते हैं, साथ ही साथ वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी टकराते हैं। इसी कोलिजन के समय, लाइक जब ये कोलिजन होता है, इसी की वजह से भी लाइक एक्सर्ट करते हैं वो लोग प्रेशर। देन दे आर हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज़्यादा कंप्रेस वो लोग हो सकते हैं। कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप लोग के पास स्पॉन्ज है, ठीक है, ये जो बर्तन मांजते हैं ना जिससे, ठीक है, सपोज आपके पास स्पॉन्ज है, आप लोग उसको, या फिर जो गर्ल्स यूज़ करती है ब्यूटी ब्लेंडर आता है ना मेकअप के लिए, वो स्पॉन्ज टाइप ही होता है। अगर हम लोग उसमें ऐसे करके प्रेशर देंगे, ऐसे करके दबाएंगे तो एकदम छोटा हो जाएगा ना, मतलब छोटा हो जाता है। फिर रिलीज़ करोगे प्रेशर तो वो अपना ओरिजिनल साइज़ में हो जाएगा। तो कंप्रेस करने का मतलब बाहर से आप लोग प्रेशर दे रहे हो उस पर। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो गैसेस होते हैं ना वो लोग बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? उसका रीज़न है, गैसेस लोग को आप लोग बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके कम कर सकते हो उसका वॉल्यूम को, ठीक है। जैसे कि गैस है, मॉलिक्यूल्स ना ऐसे दूर दूर तो है, भटकते रहते हैं इधर उधर जो भी है। अभी इसके अंदर में आप लोग स्पेस देखो, जगह देखो, कितना जगह है यहाँ पर, बहुत जगह अवेलेबल है ना। स्पेस देखो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यहाँ पर बहुत अच्छे से लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। अगर हम बाहर से इसको प्रेशर देंगे, कंप्रेस करेंगे, बाहर से प्रेशर देंगे, तो भाई मॉलिक्यूल्स के पास जगह है, वो लोग
अपना जगह को छोड़ के पास पास आ सकते हैं, मतलब इतना स्पेस है उनके पास कि वो लोग पास पास आ सकते हैं, तो वो लोग हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, इसका रीज़न स्पेस से रिलेटेड होता है। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स दे आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, और मैं आप लोगों को वही चीज़ बोली, अगर हम लोग प्रेशर देंगे गैस में तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। आप लोग स्पॉन्ज को प्रेशर दोगे तो वो छोटा हो जाता है ना, एग्जाम्पल स्पॉन्ज का मैं बता रही हूँ। वैसे ही गैसेस में जब आप प्रेशर दोगे ना, या कोई भी चीज़ में आप प्रेशर देते हो, प्रेशर मारोगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम मतलब स्पेस, कम स्पेस लेता है वो, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन दे आर हाईली एक्सपेंसिबल। जो गैसेस होते हैं वो लोग हाईली एक्सपेंसिबल भी होते हैं, आप लोग उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड भी करवा सकते हो। ठीक है, जो गैसेस होते हैं उनको हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंड भी करवा सकते हैं, आराम से करवा सकते हैं। एक्सपेंड का मतलब उनका इंक्रीज करवा सकते हैं वॉल्यूम, एक्सपेंशन तो वही होता है, इंक्रीज इन वॉल्यूम। सो दे आर हाईली एक्सपेंसिबल, सो वॉल्यूम ऑफ गैसेस इंक्रीजेज। यहाँ बोलने का मतलब है, एक्सपेंसिबल का मतलब है उनका साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होगा, अभी जस्ट यहाँ पर आप लोग देखे थे कि वॉल्यूम कम कब हो रहा था, जब हम प्रेशर को बढ़ा दे रहे थे, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे थे तो वॉल्यूम कम हो रहा था। अभी हम लोग बात करें एक्सपेंसिबल का, उसका उल्टा, कंप्रेसिबल का उल्टा। ठीक है, एक्सपेंसिबल का बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग वहाँ प्रेशर को कम कर देंगे, आप लोग कम प्रेशर दोगे, प्रेशर बहुत दे के रखे थे, वॉल्यूम छोटा हो गया था, प्रेशर कम कर दो तो वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा। तो जब प्रेशर को आप डिक्रीज कर दोगे तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाता है। आप लोग स्पॉन्ज का एग्जांपल ले लो, स्पॉन्ज तो चलो सॉलिड है, मैं सॉलिड का एग्जांपल बता रही हूँ क्योंकि उसका एग्जांपल दे के आप लोग गैसेस का समझ पाओगे बहुत इजीली। ठीक है, अगर आप प्रेशर को कम कर दोगे, सपोज वो ब्यूटी ब्लेंडर या स्पॉन्ज है, आप लोग उसको ऐसे प्रेशर दे के रखे थे तो वो छोटा हो गया था, वॉल्यूम कम हो गया था। आप लोग रिड्यूस कर दिए, प्रेशर को हटा दिए, कम कर दिए, तो उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने का, कोई चीज़ को एक्सपेंड करने का दो तरीका होता है, या तो प्रेशर को डिक्रीज कर दो या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो। ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से भी वॉल्यूम बढ़ जाता है। सपोज आपके पास गैस है, गैसियस मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, आप लोग उसको हीट करें, हीट करें मतलब हीट दे रहे हो तो भाई टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ जाने से पता है क्या होता है, हीट देने से मॉलिक्यूल्स लोग बहुत दूर 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 भागते हैं तो उनका वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, सो ये दो तरीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ कैन यू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। सो वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी इंक्रीज व्हेन प्रेशर इज डिक्रीज्ड, जब प्रेशर को आप डिक्रीज करोगे, या फिर व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, या फिर जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट दिस 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ठीक है, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है। नाउ दे हैव लो डेंसिटी, गैसेस का डेंसिटी बहुत कम होता है। कैसे, यहाँ समझो, गैसेस का डेंसिटी बहुत कम होता है। यहाँ देखो, सपोज आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, सबका वॉल्यूम सेम है, मतलब सबका आप सेम वॉल्यूम लियो। सॉलिड में कैसे रहते हैं मॉलिक्यूल्स, ऐसे क्लोजली पैक्ड, है ना, एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये सॉलिड है। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं, लूजली पैक्ड, ऐसे। गैसेस में और भी लूजली पैक्ड, है कि नहीं, सबका वॉल्यूम सेम है। अब सबके अंदर में डेंसिटी ऑफ नंबर ऑफ एटम्स देखो, इसके अंदर में देखो वॉल्यूम सबका सेम है, इसका भी इतना, इसका भी इतना, इसका भी इतना। जैसे इसको आप एक जार लियो, इसको एक जार लियो, इसको एक जार लियो, लेकिन जस्ट काउंट द नंबर ऑफ, या फिर कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स इन इट। इसमें बहुत सारे एटम्स है इतने वॉल्यूम में, इसमें इसके कंपैरिजन कम है, इसमें सबसे कम है। इसीलिए बोलते हैं कि डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनापन। और घनापन अगर आप डेंसिटी को समझ रहे हो तो एक टाइप से आप ना इनडायरेक्टली मास को लेके समझ सकते हो। ठीक है, इनडायरेक्टली, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ पर है, गैस में, इसीलिए इसकी डेंसिटी कम होती है, सबसे कम होती है, इसीलिए इसका डेंसिटी जो होता है वो लो होता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इसमें सबसे कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड व्हाट, लिक्विड। क्लियर, ये चीज़ को समझने के लिए आपको ये जो मैं डायग्राम बनाई हूँ ना, इसको बनाना पड़ेगा, बना लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, देन दे कैन डिफ्यूज वेरी इजिली, गैसेस लोग जो होते हैं ना बहुत इजीली वो लोग डिफ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं।
ठीक है। लेकिन उससे पहले डिफ्यूज़ का मतलब समझना पड़ेगा और डिफ्यूज़ का डेफिनेशन देखना पड़ेगा। तो आपके बुक में जो डेफिनेशन दिया है, देखो कॉन्साइज़ में ये डेफिनेशन दिया है जो मैं लिखी हूँ, तो मैं उसी को पूरा उतार दी हूँ। एग्ज़ाम में ना एग्ज़ाम में आप लोग जब बोर्ड एग्ज़ाम में देने बैठोगे या अभी जो एग्ज़ाम देने बैठोगे, याद रखना डेफिनेशन को डेफिनेशन की तरह लिखना है। ये मैं जो वीकली क्लास लेती हूँ ना ऑनलाइन, मैं इसमें बच्चों को बता चुकी हूँ ये चीज़ कि डेफिनेशन को और लॉ को उसी की तरह लिखना चाहिए। उसमें हम लोग थोड़ा भी हेर-फेर करते हैं ना, तो मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है। तो डिफ्यूज़न का मतलब क्या है, देखो डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है ऑफ ग्रेजुअल मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस। सपोज आप लोग दो सब्सटेंस लियो, पानी में आप लोगों को उजाला डाल दो एक बूंद, तो पानी हो गया एक सब्सटेंस और उजाला हो गया दूसरा सब्सटेंस, है ना। तो वो लोग का ग्रेजुअल धीरे 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 आप वो लोग कांटेक्ट में आ गए, क्योंकि आप लोग पानी में उजाला डाल दिए। वो लोग धीरे 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 एक दूसरे में ग्रेजुअल मिक्स हो जाएंगे। कैसे मिक्स हो रहे हैं? बाय मॉलिक्यूलर मोशन। अब जो आप लोग उजाला यूज़ कर रहे हो, ठीक है, नील बोलते हैं उसको यहाँ पर, आप लोग उजाला यूज़ कर रहे हो, आप लोग पानी में एक बूंद उजाला डाल दिए, ठीक है। अब वो वहाँ पर बैठ के तो रहेगा नहीं, वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे वो फैलता है, तो इसके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। और आप लोग पानी ले रखे हो भाई, लिक्विड एक तो पानी ले रखे हो, पानी के भी तो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, है कि नहीं, हल्का फुल्का तो मूव करते ही हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मूव करते ही हैं। तो दोनों के मॉलिक्यूल्स का जो ग्रेजुअल मतलब मूवमेंट होगा, दोनों का जो मूवमेंट होगा उसकी वजह से पूरा मिक्सिंग हो जाएगा दोनों का, और थोड़ा टाइम के बाद आपको पानी थोड़ा नीला नीला दिखेगा। इसको बोलते हैं डिफ्यूज़न, एक दूसरे पे पूरा इंटरमिक्स हो जाना। कैसे इंटरमिक्स होते हैं? जब वो दो चीज़ कांटेक्ट में होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स ऐसे मूव करते हैं और वो लोग एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न। और ये क्यों होता है? क्योंकि स्पेस अवेलेबल होता है। और अगर मैं गैस का बात करूँ, देखो ये तो मैं आपको लिक्विड का एग्जांपल देके समझाई हूँ जो कि ईजी था, इसीलिए गैस का तो और ईजी है। आप लोग एक रूम में हो, यहाँ पर आपका सेंट रखा हुआ है, परफ्यूम, इधर परफ्यूम है एक कोना में। आप सपोज यहाँ एक ये कोना में आप लोग यहाँ पर हो, यहाँ पर आप लोग खड़े हो, कोई परफ्यूम छूटा, तो आप लोगों को थोड़ा देर में परफ्यूम का स्मेल आपके नाक तक यहाँ पहुँच जाता है, आपके नोज़ तक यहाँ पर पहुँच जाता है। परफ्यूम तो यहाँ छिटे थे, लेकिन यहाँ स्प्रे करे थे, लेकिन आपके नोज़ तक यहाँ इतना दूर पहुँच गया। या फिर सपोज़ आप लोग कहीं से आ रहे हो, ठीक है, या आप लोग अपने घर के बाहर में खेल रहे हो और आपकी मम्मी बना रही है बहुत टेस्टी सा कोई, या फिर मैगी बना रही है या फिर कुछ मीठा बना रही है, तो आप खेल रहे हो घर के बाहर यहाँ ग्राउंड में, लेकिन उस आइटम का किचन से स्मेल आपके नाक तक ग्राउंड में पहुँच जा रहा है, पहुँच जा रहा है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि डिफ्यूज़न हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ से जो जो स्मेल निकल रहा है खाने का, जो भी स्मेल है भाई, वो तो स्मेल निकल रहा है तो गैसियस फॉर्म में, गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, हवा भी है बाहर में, ठीक है, हवा के साथ वो मिक्स हो जा रहा है, ग्रेजुअली वो हर जगह फैल जा रहा है। तो गैसेस लोग बहुत इजीली बहुत अच्छे से डिफ्यूज़ हो जाते हैं। इसका ये भी रीज़न है कि गैस के अंदर में ना स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस खूब ज़्यादा होता है किसके अंदर में, गैस के अंदर में। इसी वजह से जो दूसरा सब्सटेंस है गैसियस, दूसरा जो गैसियस सब्सटेंस होता है, जब इसके कॉन्टैक्ट में आता है तो मतलब दोनों में तो इतना सारा स्पेस होता है कि दोनों एक दूसरे में पूरा इंटरमिक्स हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि गैस जो होते हैं दे कैन डिफ्यूज वेरी इजीली। रीज़न क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। देन गैसेस कैन बी लिक्विफाइड इजीली। आप लोग गैस को बहुत इजीली लिक्विफाई कर सकते हो, उसको पानी में बदल सकते हो। जैसे कि पानी इन द सेंस ये, जैसे कि आपके पास कोई गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स को ध्यान से देखो, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। आपको इसको लिक्विफाई करना है। लिक्विफाई का मतलब लिक्विड फॉर्म में लेके आना है, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो। या तो इसका टेम्परेचर को आप लोग डिक्रीज कर दो, पहला ठंडा कर दो, टेम्परेचर डिक्रीज कर दो मतलब ठंडा कर दो, या तो उसको कूल बोलते हैं, कूल डाउन कर दो। कूल करने से क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लोग पास पास आएंगे। ठंडा करने से याद रखना बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो, कोई भी चीज़ को ठंडा करोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स लोग एनर्जी लूज़ कर देते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लोग एनर्जी को लूज़ कर लेते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, है ना। हर चीज़ मैं नहीं बताऊंगी आपको कि आप लोग लिखो, ये चीज़ आप लोग मत लिखो, आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा और चीज़ों को नोट डाउन करना पड़ेगा। सो मॉलिक्यूल्स लोग, आप लोग कोई भी चीज़ को ठंडा करो, उसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी लूज़ कर देते हैं। एनर्जी लूज़ कर देंगे तो वो लोगों के पास उतना ताकत होता नहीं है, तो वो लोग अपने पास पास आते हैं। ठंडा करने से मॉलिक्यूल्स लोग कम क्लोजर पास आते हैं, ठीक है, पास पास आ जाते हैं वो लोग।
जैसे यहाँ पर इतने दूर दूर थे ऊपर में, अब थोड़े से वो लोग ऐसे पास पास आ जा रहे हैं। अब मुझे आप लोग बताओ एक चीज़, अपना सॉलिड लिक्विड गैस पढ़े हो, लिक्विड में इस टाइप से मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं कि नहीं? उतना क्लोजली पैक्ड भी नहीं, लेकिन उतना दूर दूर भी नहीं, होते हैं कि नहीं? तो देखो वो ऑटोमेटिकली ठंडा करने से लिक्विफाई हो जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पर मैं उसी का बताई हूँ, जब हम गैस को ठंडा करते हैं मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाता है। देखो स्पेस कम हो गया ना, यहाँ इतना सारा स्पेस था इनके बीच में, यहाँ स्पेस कम हो गया और वो लोग ग्रेजुअली धीरे 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 वो लोग किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम लोग गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। बहुत सारे गैसेज है, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, देखना आप लोग सुने होंगे लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। कैसे होता है? लिक्विड फॉर्म में तो वो लोग पहले रहते नहीं है, गैसियस फॉर्म में होते हैं ना, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस आप लोग सुने हो। लेकिन लिक्विफाई करना मतलब उनको ठंडा कर देना, तो यहाँ पर वही है। समझ में आया? ओके, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बीच बीच का मैं यहाँ पर लिखी हूँ। गैसियस पार्टिकल्स जो होते हैं वो लोग कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं, मतलब वो लोग ऐसे नहीं एक जगह बैठ गए तो बैठ गए, जैसे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक जगह फिक्स रहते हैं। गैसियस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लोग कांस्टेंट मोशन में होते हैं, और मोशन में होने की वजह से दे हैव विच एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। इसको याद रखना, मैं ऑनलाइन क्लास में खूब 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 इसको बताई हूँ, ठीक है, रिपीट करी हूँ भयंकर। The average kinetic energy is directly proportional to absolute temperature of gaseous molecule. अच्छा इसको समझो, मॉलिक्यूल का आप लोग टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर आप जितना बढ़ाओगे, देखो सपोज ये आपके पास गैसियस पार्टिकल है, ये तो ऑलरेडी मोशन में, इनके पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन आप लोग टेम्परेचर को बढ़ा दिए, हीट कर दिए। बच्चों इस ध्यान से सुनो, जब आप लोग इसको टेम्परेचर दोगे, बढ़ाओगे, हीट करोगे, तो पता है क्या होगा? ये मॉलिक्यूल्स लोग एनर्जी गेन कर लेंगे, ये गेन कर लेगा, सारे मॉलिक्यूल्स लोग एनर्जी गेन कर लेंगे। मॉलिक्यूल्स लोग के पास और एनर्जी आ गया, उनका और मोशन बढ़ेगा, और इधर उधर भागेंगे जोर जोर से, और एनर्जी इनका बढ़ जाएगा। तो जितना आप इसको हीट करोगे, जितना आप इसमें एनर्जी दोगे, मतलब जितना आप इसको हीट करोगे, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे, उनका काइनेटिक एनर्जी उतना बढ़ेगा, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल्स लोगों के पास ज़्यादा हीट हो गया तो वो लोग और इधर उधर भागेंगे। जितना मोशन होगा उतना काइनेटिक एनर्जी उनके पास होगा। तो उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है टेम्परेचर में। उनके आप लोग जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उनका काइनेटिक एनर्जी उतना बढ़ेगा, टेम्परेचर जितना कम होगा काइनेटिक एनर्जी उतना कम होगा। क्लियर नाउ? तो ये चीज़ समझ गए? समझे कि नहीं समझे कि टेम्परेचर अगर आप लोग बढ़ा रहे हो तो उनका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है? टेम्परेचर आप लोग घटा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगा। लिखते चलो, टेम्परेचर बढ़ाए, उनका मोशन बढ़ा, मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूल्स लोग और जोर जोर से मूव करने लग गए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। टेम्परेचर घटाए, मोशन कम हो गया, अब धीरे धीरे मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गया, ठीक है? दैट मीन्स जब आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, ध्यान से सुनो, जब आप लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जा रहा है, जब टेम्परेचर को घटा रहे हो तो मॉलिक्यूलर मोशन कम हो जा रहा है, ये रहा। जब टेम्परेचर बढ़ाए तो मॉलिक्यूल का मोशन बढ़ गया, जब टेम्परेचर कम किए तो मॉलिक्यूल का मोशन कम हो गया। अगर आप टेम्परेचर को ज़ीरो करोगे तो मॉलिक्यूल लोग पूरा रुक जाएंगे, हाँ कि ना? ध्यान से, आप लोग टेम्परेचर को बढ़ा दिए गैस का तो मोशन बढ़ गया, वो लोग और जोर जोर से मूव करने लग गए। फिर आप लोग टेम्परेचर को कम कर दिए तो वो लोग धीरे धीरे मूव करने लग गए। अगर आप लोग टेम्परेचर को ज़ीरो कर दोगे तो वो लोग तो पूरा स्टॉप हो जाएंगे, मूव नहीं करेंगे, मोशन भी ज़ीरो हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, है कि नहीं? इसका मतलब तो यही समझ आ रहा है ना। पहले आप लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे, वो लोग जोर जोर से मूव कर रहे थे, टेम्परेचर को डाउन कर दिए, धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, टेम्परेचर को ज़ीरो कर दिए, वो लोग भी रुक गए, वो लोग भी रुक गए। 0 डिग्री सेल्सियस में गैसियस मॉलिक्यूल रुक गया, ठीक है? तो ऐसे बोलते हैं बच्चों कि ये टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में मॉलिक्यूलर मोशन पूरा रुक जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। द टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूलर मोशन कंप्लीटली सीजेस, स्टॉप्स ऑन द केल्विन स्केल। केल्विन स्केल एक स्केल होता है जिसे टेम्परेचर नापते हैं, उसका बात कर रहे हैं। जिस टेम्परेचर में मॉलिक्यूलर मोशन एकदम रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। और यहाँ पर जो केल्विन स्केल बोल रहा है ना, इसका मतलब 0 केल्विन का बात कर रहा है, ठीक है? जिस टेम्परेचर में, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बोली हूँ ना अभी थोड़ी देर पहले, अगर टेम्परेचर को हम लोग 0 करेंगे तो मोशन भी स्टॉप हो जाएगा।
तो वहाँ केल्विन स्केल का बात कर रहा है, 0 केल्विन का बात कर रहा है, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर में मॉलिक्यूलर मोशन एकदम स्टॉप हो जाता है, सीज हो जाता है कंप्लीटली, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। लेकिन बच्चों ये चीज़ समझे ना, एब्सोल्यूट ज़ीरो, उसको हम लोग एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलते हैं। और एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब होता है 0 केल्विन, 0 केल्विन। एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब होता है 0 केल्विन। लेकिन थोड़ा देर पहले मैं बताई हूँ कि गैस की मॉलिक्यूल्स लोग तो एक जगह टिक के बैठते नहीं हैं। वो लोग को तो भाई ऐसे ऐसे मूव करना है, कुछ अर्न नहीं रहता, उनको तो मूव करना है, मूव करना है इधर उधर। वो लोग हल्का फुल्का तो वो लोग ऐसे मूव करते रहते हैं रैंडम मोशन में। तो यहाँ पर कैसे बोल दिया कि भाई जब टेम्परेचर को 0 करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स लोग रुक जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ऐसे प्रूव्ड नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या कि गैस के मॉलिक्यूल्स में रुक जाएंगे 0 केल्विन में? हाँ, इसलिए लिखा है यहाँ पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ऐसे भी बोलते हैं, सोचो, क्योंकि भाई गैस का मूवमेंट तो रुक गया, टेम्परेचर आप लोग 0 केल्विन कर दिए, जब टेम्परेचर को आप लोग 0 कर दिए तो गैस का मॉलिक्यूल्स रुक गया, तो उसके नीचे कहाँ टेम्परेचर जाएगा? कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट रुक गया मतलब खत्म सब कहानी। सो टेम्परेचर लोअर देन एब्सोल्यूट जीरो इज नॉट पॉसिबल। इसके नीचे का टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। टेम्परेचर लोअर देन एब्सोल्यूट जीरो इज नॉट पॉसिबल। तो एब्सोल्यूट जीरो को हम लोग बोलते हैं केल्विन स्केल में 0 केल्विन। और अगर आप लोग वो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो उसका वैल्यू आएगा -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसका वैल्यू को याद रखना, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में मॉलिक्यूलर मूवमेंट स्टॉप हो जाता है केल्विन स्केल में, मतलब मॉलिक्यूलर मूवमेंट स्टॉप हो जाता है, विच इज क्या है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्लियर, समझ आया इतना? इस पार्ट को 2-3 बार सुनना रिपीट करके, तो सही आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट बहुत, इसलिए मैं आप लोगों को एकदम सिंपल तरीके से बताई हूँ। और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ये वाला, क्योंकि जब समझोगे तो ये चीज़ काम आएगा, ठीक है। ओके, नाउ गैस लॉज। देखो गैस लॉज, अब आप लोग स्टडी ऑफ गैस लॉ ही पढ़ रहे हो ना, तो हम लोग गैस लॉ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो बच्चों देखो, गैस का लॉ ना, कुछ लॉज होते हैं, जैसे आप लोग चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ का नाम सुने होंगे ना, यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं, यहाँ नहीं है, नेक्स्ट पेज में है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। तो वो सब लॉज है जो कि गैस से रिलेटेड है। तो हम लोग ना ये सब लॉज से क्या करते हैं ना, गैस का बिहेवियर समझ पाते हैं, गैस के बारे में हम लोग और जान पाते हैं, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ अ गैस अंडर नोन कंडीशंस ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज डिस्क्राइब्ड बाय लॉज नोन एज गैस लॉज। गैस लॉज वो लॉज होते हैं, जैसे कि बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, जिस लॉ की मदद से हम लोग गैस का बिहेवियर को अंडर नोन कंडीशंस ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जान सकते हैं और अच्छे तरीके से। जैसे कि आप लोगों के पास ये गैस है, ठीक है, आप लोग यहाँ गैस ले लियो, आप लोग प्रेशर कुछ फिक्स कर दिए हो, ठीक है, और टेम्परेचर आप लोग सपोज कांस्टेंट रख दिए हो, मतलब अपने हिसाब से आप लोग चीज़ों को फिक्स कर दिए हो, और आप लोग देख रहे हो वॉल्यूम को क्या हो रहा है, प्रेशर को क्या हो रहा है। तो आप लोग ऐसे नोन कंडीशंस ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की वजह से आप लोग वो गैस को अच्छे से स्टडी कर पा रहे हो। तो ये सब जो गैस होता है जिसकी वजह से हम लोग गैस का बिहेवियर अंडर नोन कंडीशन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जान सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गैस लॉज। क्योंकि आगे चलकर जो गैस लॉज होता है, जितने भी गैस लॉ है, सब में आप लोग प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में पढ़ोगे कि वॉल्यूम प्रेशर का क्या रिलेशनशिप है, वॉल्यूम टेम्परेचर का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं की मदद से हम लोग गैस का बिहेवियर को पढ़ सकते हैं। तो जो लॉज को हम लोग यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग गैस लॉज। ओके, सो प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में आप लोग को ऑलरेडी बोली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड वेरिएबल्स फॉर गैसेस। ये स्टैंडर्ड वेरिएबल्स है गैस का, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन आता है नेम द 3 स्टैंडर्ड वेरिएबल्स ऑफ गैसेस, तो प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। क्लियर? नाउ फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, a change in one or more than one variable results in the change in the remaining variable। देखो कैसे रिलेशन आप लोग इसका पढ़ोगे, कैसे लोग कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। सपोज आपके पास गैस है, ये आप लोगों के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस है। अब 3 चीज़ मेन होता है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अगर आप लोग एक भी चीज़ या 2 चीज़ को भी चेंज कर रहे हो ना, तो भाई तीसरा भी ऑटोमेटिकली उसकी वजह से चेंज हो जाएगा, ऐसे रिलेटेड होता है। अगर आप एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल को चेंज कर रहे हो, तो उसकी वजह से जो तीसरा वेरिएबल बचा है
वो भी चेंज हो सकता है। ऐसे देखो ये लोग रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले ये वेरिएबल्स के बारे में पढ़ लो थोड़ा थोड़ा। पढ़ना क्या है, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर का ना आप लोगों को यूनिट थोड़ा ध्यान में देना है। वॉल्यूम का मतलब पता है, प्रेशर का मतलब पता है, यूनिट्स क्या क्या यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये सब यूनिट्स होता है। इसको आप लोग पहचान सकते हो कि भाई सेंटीमीटर क्यूब दिया है मतलब वॉल्यूम का बात कर रहा है, मिलीलीटर, लीटर, डेसीमीटर क्यूब दिया है मतलब वॉल्यूम का बात कर रहा है। और ये लोग ऐसे रिलेटेड है, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखना कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मैनी डेसीमीटर क्यूब, 1000। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये याद रखना पड़ेगा। देन प्रेशर, प्रेशर का भी देखो क्या क्या यूनिट्स होता है, कैसे पहचानोगे कि भाई प्रेशर का बात हो रहा है। ATM है, HG सेंटीमीटर, HG टॉर, MM HG, इसका रिलेशन भी याद रखना। देन टेम्परेचर, 3 वेरिएबल्स होता है, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी देख लो। अब देखो नॉर्मली हम लोग टेम्परेचर को मेज़र करते थे डिग्री सेल्सियस में, मतलब सेल्सियस स्केल में, है ना, जिसको सेंटीग्रेड स्केल भी बोलते हैं। टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल या फिर सेंटीग्रेड स्केल में मेज़र करते थे, ठीक है। अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, पर अब और भी एक्स्ट्रा नया नया स्केल्स आ गया है, ठीक है। अभी और भी नया नया स्केल्स आ गया है। अब एक चीज़ सा ध्यान से सुनना, द ज़ीरो ऑन दी सेल्सियस स्केल इज़ प्योरली आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब होता है आपका मतलब मनगढ़ंत टाइप, ठीक है। सेल्सियस स्केल में जो ज़ीरो है ऐसा ऐसे बना देते हैं, देखो जो सेल्सियस स्केल होता है ना जिससे टेम्परेचर नापते हैं, आप लोग भी देखे होंगे, लैब में भी रहता है, उसमें से 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस फिक्स है कि 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर नहीं जाएगा। वहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तो लिखा हुआ है, लेकिन दैट इज़ आर्बिट्री। यहीं पर देख लो ना, दैट इज़ प्योरली आर्बिट्रेरी, ठीक है। इसका मतलब ऐसे ही है, वो फिक्स नहीं है, वो मनगढ़ंत है वो, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो टेम्परेचर है वो 0 से नीचे जा सकता नहीं है। इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि 0 डिग्री से नीचे आप लोग टेम्परेचर लेके नहीं जा सकते हो। कैसे लेके नहीं जा सकते हो, लेके जा सकते हो। आप लोग अगर कोई हिल स्टेशन का नाम देख लो, लेह लद्दाख देख लो, अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो आप लोग उसका टेम्परेचर देखना वहाँ का, कहीं पर -9 डिग्री, कहीं पर -2 डिग्री सेल्सियस, मतलब इस टाइप से नेगेटिव में 20 है नहीं है ये, ठीक है। नेगेटिव में वहाँ पर टेम्परेचर होता है, जो स्वीडन होता है उधर में तो -30 डिग्री तक चला जाता है। तो नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल है। तो जो 0 बना दिया गया है ना सेल्सियस स्केल में, दैट इज़ प्योरली आर्बिट्री, ठीक है, वो मनगढ़ंत है। सब्सटेंस कैन हैव नेगेटिव टेम्परेचर, सब्सटेंस का नेगेटिव टेम्परेचर भी हो सकता है, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। मैं यहाँ डिग्री सेल्सियस का बात कर रही हूँ, इसमें भी ध्यान देना, ठीक है। और एक चीज़, the behavior of gases show that it is not possible to have temperature below -273 डिग्री सेल्सियस। और गैस का बिहेवियर को जब स्टडी किया गया ना, मैं आप लोगों को बोली ना, गैस का बिहेवियर को स्टडी किया गया है अलग अलग टेम्परेचर में, प्रेशर के हिसाब से, तो ये पाया गया कि टेम्परेचर माइनस में जा सकता है लेकिन -273 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं जा सकता है। गैस से तो ये पता चला है जब गैस को हम लोग स्टडी कर रहे थे कि टेम्परेचर, सब्सटेंस कैन हैव नेगेटिव टेम्परेचर, सब्सटेंस का माइनस में टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन वो टेम्परेचर जो है वो -273 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं जा सकता है। मतलब सब्सटेंस का -1, -2, -3 अप टू ऐसे ऐसे करके -273 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके और नीचे अगर आप लोग बोलो कि -274 डिग्री सेल्सियस, तो नहीं, समझ में आया, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्लियर, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो इसी फैक्ट की वजह से एक अनादर स्केल बना जिसको हम लोग बोलते हैं केल्विन स्केल। समझ में आया? दिस फैक्ट हैज़ लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ अनदर स्केल नोन एज केल्विन स्केल। और केल्विन स्केल में जो 0 होता है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू -273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन स्केल में जो 0 डिग्री, जीरो जो होता है, जैसे कि केल्विन स्केल में बनाई, और केल्विन स्केल में यहाँ लिखा है 0, ये 0 केल्विन है, तो 0 केल्विन का मतलब है -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेम्परेचर कैन नॉट गो बिलो -273 डिग्री सेल्सियस, एंड इसी की वजह से एक नया स्केल बना दैट इज केल्विन स्केल, जिसमें जो 0 होता है कॉरस्पॉन्ड्स टू -273 डिग्री सेल्सियस।
अच्छा, अब आप लोगों को ये पता चल गया कि हम लोग टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी नापते हैं और केल्विन में भी नापते हैं। देखो, आप लोग टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में नापते हो, जैसे कि आप लोग लिखते हो ना 2 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिखते हो ना। किसी किसी को बुखार हो जाता है 101 बोलते हो, 101 डिग्री सेल्सियस। वैसे हम लोग केल्विन में भी टेम्परेचर नापते हैं। तो केल्विन में ना बच्चों डिग्री फिग्री नहीं लगाते, सिर्फ ऐसे नॉर्मल के लिखते हैं। 2 केल्विन, 100 केल्विन, जो भी, ठीक है, 25 केल्विन, इस टाइप से सिर्फ हम लोग के लिखेंगे। तो ये सब टेम्परेचर का ये वैल्यूज़ है, हो गया। और ना इनका कन्वर्जन का भी एक फॉर्मूला है कि डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर को आप केल्विन में कर सकते हो, केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस में कर सकते हो। तो ये है फॉर्मूला, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मतलब अगर क्वेश्चन में दिया है कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, आप लोगों के पास दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, बोलेगा बताओ कितना केल्विन है, तो ये फार्मूला यूज़ करो, डिग्री सेल्सियस का जो भी वैल्यू दिया है प्लस कर दो 273, तो आप लोग आराम से कन्वर्ट कर लोगे। तो यहाँ पर हम लोग एक तो करें, फर्स्ट नंबर सॉल्व करें, 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करो, तो केल्विन में करना है तो फार्मूला ये है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस की जगह में कितना डिग्री सेल्सियस 10 दिया है, सो 10 प्लस 273 दैट इज 283। सो हम लोग का आंसर हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 283 केल्विन, 283 केल्विन, ठीक है। इस टाइप से आपको सेम नंबर लाइक सेकंड बीट भी सॉल्व करना है, और ये थर्ड बीट है, थर्ड बीट में नेगेटिव में दिया है, तो नेगेटिव वाला एक बता दे रही हूँ मैं, वैसे तो आप लोग कर लोगे आराम से। -25 डिग्री सेल्सियस को हम लोग को केल्विन में करना है। सो सेम वही फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो डिग्री सेल्सियस की जगह पे आप लोग लिखो -25 प्लस 273। माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 273 से आप लोग 25 को माइनस कर दो, तो आप लोगों का कितना आएगा, 248 आ रहा है कि नहीं, 248 आ रहा है, तो 248 केल्विन। इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे ही बच्चों अगर उसका उल्टा दिया होगा, अगर आप लोगों को बोलेगा केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करो, तो उसका फॉर्मूला है केल्विन माइनस 273। इसको भी आप लोग लिख लो, मैं नोट्स में नहीं लिखी हूँ, बट भाई बेटर होगा अगर आप लोग लिख लोगे तो, ठीक है, बेटर होगा अगर लिख लोगे तो। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करने का ये फॉर्मूला था, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस को मतलब केल्विन को डिग्री सेल्सियस में ऐसे आप लोग कर सकते हो। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कन्वर्ट 0 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन कितना डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला यूज़ करो। क्या फॉर्मूला है, केल्विन की जगह पे कितना दिया है यहाँ पर, मतलब आपको केल्विन -273 करना है, सो 0 - 273, तो 0 - 273 इज -273, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 0 केल्विन इज इक्वल टू -273। एंड डिग्री सेल्सियस लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ सेल्सियस स्केल में हम लोग टेम्परेचर नापते हैं तो वहाँ पर डिग्री लगाएंगे, लेकिन केल्विन में हम लोग डिग्री नहीं लगाते हैं, ठीक है, ये रूल होता है, तो इसको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, और भी क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, ये 2 फॉर्मूला ये काम आएगा न्यूमेरिकल्स में, ये 2 से 3 मार्क का लेकर 3 बिट दे देगा, 3 मार्क का, उस हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ओके, सो अभी स्टार्ट हम लोग करते हैं। सो फर्स्ट लॉ, जो हम लोग गैस लॉ के बारे में स्टार्ट किए थे ना अभी, बिहेवियर ऑफ अ गैस अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ या नोन कंडीशंस ऑफ, जो डेफिनेशन पढ़े थे कि हम लोग गैस का बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं यूजिंग सर्टेन लॉज, जो कि है गैस लॉ। तो सबसे पहला लॉ जो है वो है बॉयल्स लॉ। ओके, सो बॉयल्स लॉ सबसे पहला लॉ है विच वाज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल, सो रॉबर्ट बॉयल जो थे वो नॉर्मली स्टडी करे थे गैस का कुछ कुछ लाइक बिहेवियर, कुछ कुछ चीज़ों को यूज़ करके, तो वो उसकी वजह से जो लॉ बनाए उसका नाम वो दे दिए गैस लॉ, सॉरी बॉयल्स लॉ। सो बॉयल्स लॉ में क्या है, देखो बेसिकली क्या बताना है, जो रॉबर्ट बॉयल जो थे, ही सिस्टमेटिकली स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस। सिस्टमेटिकली वो स्टडी करे थे, कौन, रॉबर्ट बॉयल, कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशनशिप है बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। गैस का टेम्परेचर को वो कांस्टेंट रख लिए, ठीक है, वो क्या किए, गैस लिए, उसका टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे। कांस्टेंट रखे मतलब टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है, ना बढ़ने देना है ना घटने देना है, टेम्परेचर को एकदम फिक्स रखना है। ओके,
टेम्परेचर को एकदम फिक्स रखे, वो ना बढ़ने दिए ना घटने दिए, उसी को बोलते हैं कांस्टेंट। देन वो क्या करे, ही स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द गैस, कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है। ये जब वो स्टडी करे, वो जो चीज़ वो स्टडी करके ऑब्जर्व करे, कंक्लूड करे, उसको वो एक लॉ में एक्सप्रेस करे। उस लॉ को हम लोग बोलते हैं बॉयल्स लॉ। और क्या है वो लॉ? इट स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस, मतलब वो गिवन मास, सर्टेन मास ऑफ अ गैस लिए थे, सूखा गैस था, ड्राई गैस था। वो देखिए कि जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं तो वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन आया। इनवर्स मतलब उल्टा, ठीक है, क्योंकि वो इन दोनों के ही बीच का रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे थे, तो वो पाए कि वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। इनवर्सली मतलब अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे थे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जा रहा है, अगर आप प्रेशर को कम कर रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। इसी को बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा ही घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, एक हाई जा रहा है तो एक लो जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, ठीक है, इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन। तो बॉयल्स लॉ में क्या था, रॉबर्ट बॉयल क्या देखे, क्या स्टडी करे, he kept the temperature of the gas constant and he found that volume and pressure are inversely related to each other। और यहाँ पर दो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो फिक्स्ड मास ऑफ अ ड्राई गैस लिए, फिक्स्ड मास लिए, जैसे कि अगर वो 10 ग्राम गैस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो भाई वो 10 ही ग्राम, तो 12-13 ग्राम या 9-8 ग्राम नहीं कर देना है। मास शुड बी फिक्स्ड, मास जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए गैस का, और दूसरा ड्राई गैस होना चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आगे बहुत काम आएगा। क्वेश्चन देखना कैसे दिया जाएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, तो उसको ध्यान से सुनो। कि पहला तो फिक्स्ड मास होना चाहिए, इसलिए फिक्स्ड मास होना चाहिए। मास चेंज होगा तो भाई ये रिलेशनशिप चेंज होता रहेगा। ये वॉल्यूम और रिलेशनशिप का एक्चुअल में ये रिलेशन यही होता है, वॉल्यूम और प्रेशर का ये रिलेशन होता है, उल्टा इनवर्स रिलेशन। अगर आप लोग मास को फिक्स नहीं रखोगे ना तो ये रिलेशनशिप फॉलो नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा ड्राई गैस होना चाहिए। क्या है ना, अगर मॉइस्ट गैस होगा, मॉइस्चर होगा तो इसमें मतलब मास में भी चेंजेस आ जाएंगे, मॉइस्चर का मास ऐड हो जाएगा, प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, बहुत दिक्कत होगा। इसलिए ड्राई गैस लेना है और फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस लेना है। अब यहाँ ध्यान से देखो, मैं दोनों लिखी हूँ। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास या फिक्स्ड मास ऑफ अ ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। और लॉ को लॉ के जैसे ही लिखना। एग्जाम में भी लॉ जैसे आपकी बुक में दिया है या मैं भी यहाँ पर लिखी हूँ, उसको लॉ के जैसे ही लिखना। अपने मन से, अपने ओन लैंग्वेज में इधर उधर तिरछा मिर्छा करके एक्टिव पैसिव वॉइस बना के मत लिखना, मार्क्स नहीं मिलेगा। क्लियर? ओके। सो मैथमेटिकली हम लोग कुछ ऐसा देख सकते हैं। कैसा? यहाँ देखो। सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। उसको मैं ऐसे लिखूंगी, इनवर्स को ऐसे लिखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को ऐसे लिखते हैं, ऐसे साइन देके 1/, ठीक है। एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट हियर, टेम्परेचर ऑफ द गैस को वो कांस्टेंट रखे। अब बच्चों याद रखना, आप लोग जब ये प्रोपोर्शनल साइन, इसको प्रोपोर्शनल साइन बोलते हैं, इसको हम लोग हटाएंगे ना, इक्वल्स टू लाएंगे ना, है कि नहीं। तो जब भी हम लोग ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो इसकी जगह में इक्वल्स टू देते हैं। तो वी को उतारे, इसकी जगह में इक्वल्स टू दिए, और एक तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसको हम लोग कैपिटल के करके लिखते हैं। याद आया? आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हम लोग के लिखे, के लिखे, इसकी जगह पे इसको हटाने के लिए इक्वल्स टू और के लिखे, और साथ में क्या है, इंटू 1/p। सो v इज इक्वल टू के इंटू 1k डिवाइडेड बाय p। अब इन दोनों को इंटू कर दो, पी वी इज इक्वल टू के। ये के को हम लोग बोलते हैं बच्चों कांस्टेंट। तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी वी इज इक्वल टू के आया। तो ये बॉयल्स लॉ से हम लोग को ये रिलेशन पता चल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ को ऐसे भी स्टडी किया जाता है, ऐसे भी वो आप लोग लिख सकते हो, पर ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो पहले जो बताई थी वो लिखना। बॉयल्स लॉ ऑल्सो स्टेट्स दैट प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर of a given mass of a dry gas at constant temperature is constant। के को हम लोग बोलते हैं constant। अरे अब दिखाना, समझ में आया?
ओके, अभी इसका इक्वेशन बना लेते हैं बॉयल्स लॉ का, एक्चुअल में जो इक्वेशन होता है। अब बच्चों बॉयल्स लॉ ही आप लोग पढ़ रहे हो। सपोज आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस है, वो गैस का जब प्रेशर P1 था तो सपोज वो गैस का वॉल्यूम था V1, अर्ज किया है कि नहीं। सपोज कि गैस आपके पास है, टेम्परेचर कांस्टेंट है उसका, उस गैस का वॉल्यूम V1 है एट प्रेशर P1, मतलब उस गैस का पहला कंडीशन है कि इसका वॉल्यूम V1 है और जब प्रेशर कितना था P1 था तो वॉल्यूम है V1। वो सेम गैस का अच्छा पहले यहाँ बना दिया है क्या, अरे बना लेते हैं पहले भाई, ये सेम साम बाद में, ठीक है वापिस से मैं बोल रही हूँ। सपोज अ गैस हैज़ वॉल्यूम V1 एट प्रेशर P1 और यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ कैसा रिलेशन है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम की जगह आप यहाँ पर V1 लिखोगे, प्रेशर की जगह में P1, ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है तो इक्वल्स टू K और 1/P1। सो इन दोनों को इंटू कर लो, V1 P1 इज इक्वल टू K, ये आपका पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब सपोज ये यही सेम गैस का वॉल्यूम V1 से बदल के हो गया V2 और प्रेशर P1 से बदल के हो गया P2 और टेम्परेचर वही कांस्टेंट टेम्परेचर है, यहाँ भी वही टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सेम गैस का वॉल्यूम चेंज होके हो गया V2 और प्रेशर चेंज हो गया P2 हो गया, P1 से P2। नाउ अगेन अप्लाई बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर लाइक दिस। एक वस्तु बना दो इसको, इसके जगह में एक वस्तु, एक K आ गया इंटू 1/P2। सो P2 V2 इज इक्वल टू K, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब कंपेयर करो दोनों इक्वेशन को, कंपेयर करो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों में ये हम लोग का इक्वस टू के इधर हो जाता है LHS क्योंकि लेफ्ट हैंड है, इक्वस टू के इधर हो जाता है RHS क्योंकि राइट हैंड साइड है, ठीक है। आप लोग अगर LHS में देखोगे तो P1 V1 है, यहाँ P2 V2, अलग अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप लोग RHS में देखोगे तो यहाँ इक्वस टू के बाद K, यहाँ भी इक्वस टू के बाद K, दोनों अगर इधर साइड में सेम है तो डेफिनेटली इन दोनों का LHS सेम होगा। सो P1 V1 शुड बी इक्वल टू P2 V2। तो ये जो इक्वेशन बना है इसको हम लोग बोलते हैं बॉयल्स लॉ इक्वेशन। एंड ये इक्वेशन को आप लोग यूज़ करोगे, इट इज़ यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स। जब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तब हम लोग बॉयल्स लॉ का ये इक्वेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। यही इक्वेशन यूज़ होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। एंड दिस इज पॉसिबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो ये चीज़ होता है। देखो ना मैं लिखी हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। देखो अभी इसलिए मैं लिख लिख के समझा रही हूँ ना, क्योंकि लिख लिख के अगर ये चीज़ समझाऊंगी तो आप लोग जल्दी उसको ग्रैब कर लोगे, जल्दी समझ लोगे। अब इसका वो पढ़ लें क्या, क्या बोलो तो, इसका ग्राफिकल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ का ग्राफिकल वेरिफिकेशन मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का बात कर रही हूँ मैं, कि ग्राफिकली कैसे शो करोगे बॉयल्स लॉ, ग्राफ में हम कैसे शो करते हैं वो देख लो। बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ। जैसे कि आप लोग अभी जस्ट पढ़े हो कि बॉयल्स लॉ में दो चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे बना देना ग्राफ, ठीक है, इधर बना दो प्रेशर और यहाँ बना दो वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर का तो रिलेशनशिप पढ़े हो ना, एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यही तो पढ़े हो। और क्या पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या रिलेशन है इनके बीच में, उल्टा इनवर्स रिलेशन। अगर कोई चीज़ का भी इनवर्स रिलेशन होता है ना तो उनका ग्राफ ऐसा बनता है, हाइपरबोलिक कर्व, इस टाइप से बनता है। तो वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली रिलेटेड, तो आपने ऐसे बना देना, T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, खत्म, ये देखो खत्म। दूसरा, अगर V और 1/P का लोगे, दूसरा यही वॉल्यूम है और प्रेशर है, लेकिन ये उल्टा ऑफ प्रेशर। आप ऐसे देखोगे तो वॉल्यूम और प्रेशर का उल्टा रिलेशन है, लेकिन यह वॉल्यूम के साथ इन्वर्स ऑफ प्रेशर ले लिए। अगर प्रेशर को उल्टा कर दिए हो तो डायरेक्ट रिलेशन निकल जाएगा दोनों का, क्योंकि नॉर्मली दोनों उल्टे उल्टे जाते थे। लेकिन अगर आप लोग एक को सीधा लिए हो, जैसे पहले दोनों सीधा थे, आपने रिलेशनशिप देखे तो दोनों उल्टा जा रहे हैं, लेकिन आप लोग एक को उल्टा ले लिए, अब रिलेशनशिप देखोगे तो दोनों सीधा जाएंगे। तो जब V और 1/P का लेंगे तो उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप आएगा। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो सीधा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द कर्व, मतलब सॉरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यहाँ भी लिख देना T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
और एक तीसरा कर्व यहाँ देख लो, ये रहा। अगर पीवी और पी को लेते हैं, पीवी कौन सा पीवी अभी जो निकाले थे ना हम लोग, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कहाँ गया, बहुत सारा पीवी निकाले हैं। पीवी तो भाई बॉयल्स लॉ में तो निकला है बच्चों, ये देखो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं सपोज पीवी को ले रही हूँ, ये रहा पीवी, पीवी और पी के बीच का रिलेशनशिप निकालेंगे। एक जगह पीवी ले लिए, वो क्या है ना, ग्राफ सॉल्व करते हैं ना, यहाँ पे वैल्यूज आता है, ठीक है। जैसे आप लोग मैथ्स में ग्राफ बनाते हो ना, वैसे ही बहुत सिंपल है ये। आप लोगों को पीवी का वैल्यू दिया रहेगा और प्रेशर का वैल्यू दिया रहेगा। जब उसका ग्राफ बनाओगे ना, दैट विल कम अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस। यहाँ से पैरेलल आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, समझ रहे हो। यहाँ भी T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। बॉयल्स लॉ मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, याद रखना। बॉयल्स लॉ का मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉयल्स लॉ इस वीडियो में बॉयल्स लॉ तक पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा ना उसमें चार्ल्स लॉ देखेंगे, ठीक है। एक साथ सब पढ़ा दूंगी ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, जो कि हम नहीं चाहते हैं, है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ इक्वेशन, बॉयल्स लॉ इक्वेशन क्या, सिंपल तरीके से बताती हूँ, ध्यान से सुनना। बॉयल्स लॉ के हिसाब से क्या है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यही है तो बॉयल्स लॉ, यही है पक्का। ओके, इसका मतलब क्या, वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, यही है ना। इन्वर्स मतलब तो यही होता है, अगर आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो तो प्रेशर भाई कम होगा। वॉल्यूम को अगर आप 2 गुना बढ़ा रहे हो तो प्रेशर आपका 2 गुना कम हो जाएगा। इन्वर्स रिलेशन में ऐसी तो होता है, अगर वॉल्यूम को ट्वाइस बढ़ा रहे हो तो प्रेशर 2 गुना कम हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ 2 बढ़ा रहे हो मतलब क्या, वॉल्यूम को 2 गुना बढ़ा रहे हो, 2 टाइम्स बढ़ा रहे हो, मतलब यहाँ पर 2 लिख रहे हो। अगर यहाँ 2 लिखे हो, इसका रिलेशन प्रेशर से कैसा है, उल्टा है। वो 2 को आप लोग ऐसे नीचे शो करोगे कि प्रेशर 2 टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा। अगर आप लोग वॉल्यूम को 3 गुना बढ़ा रहे हो, थ्राइस बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम को 3 गुना बढ़ाए तो भाई प्रेशर 3 गुना कम हो जाएगा। बहुत सिंपल है। इफ वॉल्यूम इज रेड्यूस टू हाफ, अच्छा यहाँ तो वॉल्यूम को हाफ कर दे, कोई बात नहीं, सेम है बच्चों, एकदम कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा है अगर वॉल्यूम को आप लोग 2 गुना कम कर दिए, मतलब हाफ कर दियो, तो प्रेशर, उल्टा रिलेशन है ना, तो प्रेशर में 2 मल्टीप्लाई कर दो, प्रेशर डबल हो जाएगा। अगर वॉल्यूम को आप लोग 5 गुना कम कर दियो तो प्रेशर 5 टाइम बढ़ जाएगा। सोचो, वही तो उल्टा रिलेशन है, सेम है, कैसे भी घुमा के दे देगा। अगर वॉल्यूम को आप लोग हाफ कर दियो, आप लोग अगर क्वेश्चन ऐसे देगा ना कि बॉयल्स लॉ के हिसाब से क्या होगा या जो भी होगा, तो आप लोग खाली दिमाग लगाना। बोलेगा वॉल्यूम को हाफ कर दिया है तो बताओ प्रेशर क्या होगा, तो चुपचाप प्रेशर में से आगे में 2 लगा देना, मतलब डबल हो गया, ट्वाइस हो गया। समझ रहे हो। अगर ऐसे देगा वॉल्यूम को डबल कर दिए तो प्रेशर क्या होगा, चुपचाप प्रेशर के नीचे 2 लगा देना, इसका मतलब क्या है, हाफ। तो लिखना है कि प्रेशर हाफ हो जाएगा। समझ रहे हो, पक्का समझ रहे हो। अगर ऐसे लिखेगा कि वॉल्यूम को रेड्यूस करके 5 गुना 1/5 टाइम रेड्यूस कर दिया है तो प्रेशर 5 टाइम बढ़ जाएगा। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट, आई होप समझे होगी। मैं तो अपने हिसाब से देखो इजी तरीके से समझाने का कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों ये आता है यार, एक्सरसाइज क्वेश्चंस में ना आप लोगों को दिख जाएगा। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, बहुत सिग्निफिकेंस है। देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर भी आप लोगों को ना कोई एक दो और चीज़ों के बारे में रिलेशन पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर पहले उसको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दिया है ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, क्योंकि बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है, तो हम लोग को प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है। अब आप लोग बच्चों बताओ, अगर आप लोग प्रेशर को बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम क्या होता है, कम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम कम हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशन है। अगर प्रेशर बढ़ गया है तो वॉल्यूम कम हो गया। ये गैस लिए हो आप लोग, गैस में आप लोग प्रेशर को बढ़ा दियो, बाहर से भयंकर प्रेशर दे रहे हो, तो गैस के मॉलिक्यूल्स एकदम पास आ जाएंगे। अगर वो लोग इतना जगह ले रहे थे ना, पूरा जगह, प्रेशर की वजह से वो लोग इतनी जगह में समा जाएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा, उनका वॉल्यूम इतना में रेड्यूस हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो गया तो मॉलिक्यूल्स लोग पास आए हैं, मॉलिक्यूल्स पास आ गए तो वो लोग घने हो गए, तो डेंसिटी बढ़ गया, वो लोग डेंसर हो गए। समझ रहे हो मैं जो बता रही हूँ। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम कम होता है तो मॉलिक्यूल्स ऐसे पास आ जाते हैं, पास आएंगे तो डेंसर हो जाएंगे, उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, गैस बिकम्स डेंसर,
गैस बिकम्स डेंसर। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आप लोग जितना प्रेशर बढ़ाओगे गैस उतना डेंस होता जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स उतने ही पास पास आ जाएंगे। तो यहाँ से ये पता चला कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। पता चला कि नहीं पता चला? पता चला ना। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा गैस के मॉलिक्यूल्स उतने ज़्यादा पास पास आएंगे, उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपको दिखेंगे, उतना ज़्यादा घना होगा गैस। और जितना प्रेशर कम होगा, जो कि हाई एल्टीट्यूड जगह में है कि नहीं, उर्वशी रहती है उत्तराखंड में। उत्तराखंड हमारे एरिया से तो भाई काफ़ी ऊंचा एरिया है, लेकिन मैं वहाँ का भी बात नहीं करूँगी। मैं अगर माउंटेनियर्स का बात करूँगी जो कि एकदम ऊपर 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 जाते हैं, है ना, हाई माउंटेन्स को क्लाइंब करते हैं, उधर में बच्चों हाई एल्टीट्यूड वाला बात हो रहा है, हाई एल्टीट्यूड। और आप लोग सिक्किम में भी एक जगह है, वहाँ चाइना मतलब तिब्बत और इंडिया का बॉर्डर कुछ दिखता है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उधर भी वो भी बहुत ऊंचा जगह है, वहाँ भी मतलब बहुत दिक्कत होती है, वो भी हाई एल्टीट्यूड का हम लोग उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जितना हाई एल्टीट्यूड में हम लोग जाते हैं ऊपर ऊपर, तो प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, गैस का प्रेशर कम हो जाता है। अब मुझे बताओ, अगर हवा का प्रेशर कम है तो मॉलिक्यूल्स कम ही पाए जाएंगे, डेंसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है दोनों का। डेंसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस, क्योंकि डेंसिटी और प्रेशर का भी डायरेक्ट रिलेशनशिप हम लोग पढ़े हैं। अगर हाई एल्टीट्यूड में प्रेशर कम हो जाता है तो डेंसिटी भी कम हो जाता है। डेंसिटी अगर हवा का कम है तो एयर मॉलिक्यूल्स भी तो कम होंगे, हवा भी तो वहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स भी तो कम होगा, लेस होगा। एयर मॉलिक्यूल्स कम होगा तो हवा में ऑक्सीजन होता है, हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन भी तो लेस होता है। इसीलिए तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, मेन माउंटेनियर्स का बात कर रही हूँ। ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के तो चक्कर आ जाता है, नाक से खून हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है कि नहीं। तो देखो यही सिग्निफिकेंस है बॉयल्स लॉ का। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है तो गैस पास पास आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स लोग, जिससे वो लोग घने हो जाते हैं, डेंसिटी बढ़ जाता है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि भाई डेंसिटी और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है, जितना प्रेशर होगा उतना डेंसिटी होगा, जितना कम प्रेशर होगा उतना कम डेंसिटी होगा। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो एट हाई एल्टीट्यूड, ऊंचा वाला जगह जो होता है, ऊंचाई वाला बहुत जो एल्टीट्यूड वाला एरिया होता है, वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो वहाँ एयर भी कम डेंस होता है, प्रेशर कम है तो डेंसिटी कम है, तो कम ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होता है। इसीलिए माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विथ देम। क्लियर? क्लियर? नाउ इन्फ्लेटिंग अ बलून सिम्स टू वॉलेट बॉयल्स लॉ। कमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, 2 से 3 मार्क का। अब यहाँ पर बोल रहा है कि बॉयल्स लॉ पढ़ लिए, फिर एक तो चीज़ में ध्यान दी, बोले अरे यहाँ तो बॉयल्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा। कहाँ पर? जब हम बलून को फुलाते हैं, इन्फ्लेटिंग अ बलून का मतलब हम जब बलून को फुलाते हैं, ठीक है, हम लोग बलून को फुला रहे हैं, एकदम फूक मार रहे हैं बलून में हम लोग। बोल रहे हैं कि उस समय ना बॉयल्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, बॉयल्स लॉ वायलेट हो जा रहा है। कैसे? देखो ध्यान से सुनना। आप लोगों के पास ये बलून है, आप लोग बलून में गैस दे रहे हो, गैस दे रहे हो मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। आप लोग मुंह से फूकोगे तो भाई प्रेशर तो बढ़ेगा ना, गैस लोग एंटर करेंगे यहाँ पर, तो वो लोग प्रेशर मारेंगे भयंकर, प्रेशर बढ़ेगा तो गैस का बलून का साइज भी तो बढ़ता है, तो भाई वॉल्यूम भी तो बढ़ जा रहा है। मैं यहाँ पे नीचे क्यों कर रही हूँ, मैं यहाँ पे प्रेशर लिख देती हूँ, वॉल्यूम भी तो बढ़ जा रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। आप लोग जब बलून को फुलाते हो, आप लोग ये वीडियो देखो, आप लोग को समझ में आता होगा, जब आप लोग बलून को फुला रहे हो तो आप लोग फू कर रहे हो, हवा जा रहा है, हवा जा रहा है तो भाई बढ़ रहा है, बलून का साइज़ बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। और जैसे जैसे हवा जा रहा है, गैस के मॉलिक्यूल्स लोग एंटर कर रहे हैं, तो वो लोग ऐसे प्रेशर मारेंगे भयंकर दीवार में, और खुद मतलब एक दूसरे के साथ भी टकराएंगे, तो प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। आप लोग फिर फूंक मारे, फिर और हवा गया, फिर प्रेशर बढ़ा, फिर वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन बॉयल्स लॉ क्या बोला था? प्रेशर और वॉल्यूम का तो भाई उल्टा रिलेशनशिप है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, लेकिन यहाँ तो भाई दोनों बढ़ रहे हैं एक साथ। आप लोग जितनी बार फूंक मार रहे हो उतनी बार गैस बलून का साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, और जितनी बार फूंक मार रहे हो और गैसेस मॉलिक्यूल्स एंटर कर रहे हैं, और कॉलिजन हो रहा है, और प्रेशर बढ़ रहा है। तो यहाँ तो ये बॉयल्स लॉ फॉलो ही नहीं कर रहा है। नहीं, बॉयल्स लॉ कब फॉलो होता है? मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। बॉयल्स लॉ कब फॉलो होता है? जब गिवन मास या फिर फिक्स्ड मास का बात होता है। आप लोग जब यहाँ बलून में हवा भर रहे हो,
तो क्या फिक्स्ड मास है? नहीं। हर बार फूक रहे हो, जितनी बार फूक रहे हो और नया नया हवा घुस रहा है। एक बार फूके, सपोज 10 ग्राम हवा आप लोग घुसा दिए, फिर फूके सपोज 5 ग्राम, तो यहाँ पर फिक्स्ड मास कहाँ से है? तो हवा डालते जा रहे हो उसके अंदर में, तो फिक्स्ड मास तो है नहीं। और बॉयल्स लॉ कब फॉलो होगा? जब फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस होगा। यहाँ पर कहाँ से फिक्स्ड मास हुआ? नहीं हुआ, समझे? सो व्हेन एयर इज ब्लोन इनटू अ बलून, जब आप लोग बलून में हवा भरोगे या भरते हो, वॉल्यूम और प्रेशर दोनों बढ़ जा रहा है, ठीक है। और अगर बॉयल्स लॉ को हम रिलेट करेंगे तो अरे बॉयल्स लॉ फॉलो ही नहीं हुआ, क्योंकि सॉरी, तो बॉयल्स लॉ तो फॉलो ही नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, बॉयल्स लॉ यहाँ पर ऐसा नहीं कि बॉयल्स लॉ को खारिज कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, नो, बॉयल्स लॉ इज नॉट वायलेटेड। क्यों? क्योंकि ये लॉ वैलिड है फॉर अ डेफिनाइट मास, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस। वेयर एज इन दिस केस, जितनी बार आप लोग बलून में हवा ब्लो करोगे, मास तो बढ़ता जाएगा, तो मास तो फिक्स हुआ ही नहीं। इसलिए यहाँ पर वो वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप दिखा नहीं, दोनों बढ़ते चले गए। क्लियर? ओके, सो अभी बच्चों हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोगों को बॉयल्स लॉ से रिलेटेड यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। बिकॉज अभी ये बॉयल्स लॉ पढ़े हैं तो बॉयल्स लॉ का ही पहले सॉल्व करेंगे, है ना। ओके देखो क्वेश्चन क्या है, कैसे देता है, जो भी है उसको देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर 1 मिनट में निकाल भी लूँ ना, फिर लेट हो जाएगा। 1 मिनट रुको बच्चों। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, वॉल्यूम ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 100 सेंटीमीटर Hg, प्रेशर इज 80 ml, ठीक है। The gas is expanded to 160 ml. Keeping the temperature constant, calculate the pressure of the expanded gas. बहुत सिंपल है। पहले आप लोग देखो क्वेश्चन को, जब पढ़ोगे तो ये देखना कि कांस्टेंट किसको बोला है। यहाँ क्वेश्चन में देखे तो देखो क्या देखने को मिल रहा है, क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट किस में होता है? बॉयल्स लॉ में होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन यूज करेंगे वो होगा बॉयल्स लॉ इक्वेशन, दैट इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। ओके, हम लोग ये वाला इक्वेशन यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये वाला, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दिया है तो भाई बॉयल्स लॉ में ही टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एक बार पढ़ते हैं क्या दिया है। वॉल्यूम ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 100 सेंटीमीटर Hg, प्रेशर इज 80 ml। अब ये तो पता चल गया है कि एक गैस है जो कि टेम्परेचर कितना मेंटेन है, 25 डिग्री सेल्सियस। उस गैस का वॉल्यूम है 80 ml और उस गैस का प्रेशर है 100 सेंटीमीटर Hg, ठीक है। दो चीज़ दिया है, उसका यहाँ पर प्रेशर दे दिया है, कहाँ गया 100 सेंटीमीटर Hg, और वॉल्यूम दे दिया 80 ml। फिर वो गैस को एक्सपेंड कर दिए हैं टू 160 ml। तो बच्चों यहाँ पर उसका वॉल्यूम बदल के हो गया 160 ml और टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब पहला वॉल्यूम 80 है और दूसरा है 160। मतलब गिवन सबसे पहले V1 कितना दिया है वॉल्यूम उस गैस का, 80 ml। तो आप लोग यहाँ लिखना पड़ेगा आप लोगों को, P1 कितना दिया है 100 सेंटीमीटर Hg। लिखूं क्या? नहीं लिखने से भी चलता है यार, देख भी दो, सॉल्व करने के समय नहीं लिखेंगे, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। फिर वॉल्यूम बदल के हो गया 160 ml। हम लोग को बोल रहा है यहाँ पर प्रेशर निकालो, कैलकुलेट द प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो प्रेशर निकालो P2। और एक चीज़, एक तरीका बता देती हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन में जब पढ़ोगे ना आप लोग, तो जब क्वेश्चन देखोगे तो बच्चों आप लोग यूनिट देखना। अगर यूनिट मिलीलीटर, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, अगर ये सब में यूनिट दिया है ना तो वहाँ पर वॉल्यूम का बात कर रहा है। अब यहाँ पर देखो वॉल्यूम 80 ml वॉल्यूम ही है, V2 160 ml ये वॉल्यूम है ना। अगर सेंटीमीटर Hg, मिलीमीटर Hg, टॉर, ATM, ये सब का बात कर रहा है तो फट से पहचान जाना प्रेशर है, जो आप लोगों को मैं ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड वेरिएबल्स पढ़ा रही थी ना वहाँ बताई थी। और टेम्परेचर का केल्विन और डिग्री सेल्सियस होता है, वो तो पहचान जाओगे। और यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर का कोई रोल ही नहीं है। हम लोगों को यहाँ पर कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है, बॉयल्स लॉ इक्वेशन, ठीक है। तो पहले गिवन लिख लिए, नाउ फिर से मेंशन करना पड़ेगा, बाय बॉयल्स लॉ फॉर्मूला लिख दो, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हम लोग को यहाँ पर P2 निकालना है तो एक बार P2 को अलग कर लो, जैसे भी आप लोगों को जो भी सही लगे उसको अलग कर लो।
ठीक है। P2 को हम लोग यहाँ पर अलग कर लेंगे तो आपका P2 क्या हो जाएगा, P1 V1 बाय V2। अच्छा, P1 कितना दिया है 100। अब यहाँ पर यूनिट मत लिखना सेंटीमीटर HG, ये सब नहीं लिखना, ठीक है। V1 कितना दिया है 80, V2 दिया है 160, तो 81 जा 82 जा ये हो जाएगा 50। तो हम लोग का P2 निकला 50, प्रेशर निकला 50, लेकिन 50 तो निकल गया, लेकिन उसमें यूनिट क्या लिखोगे, तो भाई प्रेशर P1 देखो उसमें लिखा है सेंटीमीटर HG, यहाँ पर लिख लो सेंटीमीटर HG। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, ये हो गया आप लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसको ठीक कर दूं पहले मैं। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर certain quantity of gas occupies a volume of 74 centimeter cube at a pressure of 760 mm। ध्यान से सुनो। At a particular temperature a certain quantity of gas occupy कर रहा है इतना volume of 74 centimeter cube volume, and उसका pressure उस समय है 760 mm। If pressure is decreased to 740 mm, अगर हम लोग वो प्रेशर को इतना से इतना कर देंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, what will be the volume at the same temperature, मतलब सेम टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो गिवन क्या गिवन है, वॉल्यूम V1 इज 74 सेंटीमीटर क्यूब, P1 इज 760 mm HG, P2 740 mm, और वॉल्यूम हम लोगों को निकालना है V2। क्लियर। नाउ टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पर, तो बाय बॉल्स लॉ सब लिखोगे ना, जितने अच्छे से लिखोगे मतलब टीचर्स मार्क्स नहीं काट पाएंगे, वरना ना मेरे जैसे टीचर्स तो खूब मार्क्स काटते हैं। V2 निकालना है, V2 अलग कर लो, सिंपल मैथ्स है यहाँ पर। P1 कितना है 760, V1 कितना है 74, नीचे P2 740, ये 10 जा ये कटा 76 आया। सो V2 आप लोग लिखोगे 76, यूनिट क्या लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब, उतारो। क्लियर, ये हो गया आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड में क्या बोला है उसको हम लोग देख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ ना, ये मेनली कॉन्साइज का जो न्यूमेरिकल्स दिया है हम लोगों को सॉल्व करने के लिए मैं वो क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ठीक है। ओके, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट है तो भाई यहाँ तो डायरेक्ट पता चल जा रहा है किसका बात हो रहा है, बॉयल्स लॉ का ही बात हो रहा है ना। वॉल्यूम ऑफ अ गैस वाज फाउंड टू बी 400 सेंटीमीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 760 mm HG। ये कुछ कांस्टेंट टेम्परेचर में वॉल्यूम इतना दिया है, प्रेशर इतना है, तो गिवन V1 इज 400 सेंटीमीटर क्यूब, प्रेशर का P1 हो जाएगा 760 mm HG। फिर बोल रहा है इफ प्रेशर ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड बाय 25%। यहाँ समझो, अगर उस गैस का प्रेशर को आप मतलब पहले कितना था 760, उसको 25% बढ़ा दिए तो नया प्रेशर क्या होगा वो लिखना पड़ेगा। फिर फाइंड द न्यू वॉल्यूम। बोल दिया है सेकंड में कि भाई प्रेशर बढ़ गया 25%, तो 25% मतलब कितना बढ़ा, 25% का मतलब ऐसे, जैसे कि P1 दिया था 760, हम लोग को P2 निकालना है, तो इसका 25% बढ़ गया, पहले इसका 25% निकालो, 760 का 25%, 5 जा 5 2 जा 2 1 जा आपका 238 जा, ठीक है। मतलब ये कट के आया कितना 38 इंटू 5, 38 इंटू 5 करो आप लोग, 8 5 जा 40, 15 ये 19, 15 4 19, 190 आया। मतलब 760 का 25% होता है आपका 190। तो सेकंड जो फाइनल प्रेशर बनेगा वो कितना बढ़ेगा, 760 बढ़ गया 25% से, तो मतलब कितना होगा उसका वैल्यू, 9 6 15 950, ठीक है। कितना हुआ 950, समझे, ये चीज़ समझना ज़रूरी है, रिपीट करके सुन लेना इसको। तो आपका P2 हो जाएगा 760 का 25% जो भी निकलेगा उसमें हम लोग 760 को प्लस कर देंगे। तो जब 760 इसको जब सॉल्व करोगे 0 0 कटा, 5 5 जा 5 2 जा 2 1 जा 238 जा, 38 इंटू 5 आएगा 190, 190 प्लस 760 आपका हो जाएगा 950। आई होप मैं रॉन्ग नहीं कर रही हूँ ठीक है। सो 950 प्रेशर है तो MM HG।
तो हम लोग को ये मिल गया, हम लोग को मांगा है भाई V2 बताओ, नया वॉल्यूम बताओ, न्यू वॉल्यूम। तो न्यू वॉल्यूम निकालेंगे, V2 निकालेंगे, तो अगेन बॉयल्स लॉ है ना, बाय बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 एंड V2। V2 मांगा है हम लोग को, उसको अलग कर लेंगे, जल्दी जल्दी आंसर निकल जाए, वो भी सही है कि नहीं। P1 कितना दिया है 760, P1 दिया था 760, ये दिया है V1 400 दिया है शायद, यस 400 दिया है V1। P2 अभी निकाले हम लोग 950, करें इसको सॉल्व, आई होप आंसर निकल जाए। चलो ठीक है, अभी हम लोग 5 से काटेंगे, तो 5 8 जा 40, इसको काटेंगे 5 से, 5 1 जा 5, 5 19 जा, ठीक है। अभी देखते हैं 19 के टेबल में ये 760, मतलब जैसे नॉर्मल कट होता है ना, कट काटते हैं हम लोग उसको, 36 आ रहा है बच्चों। 19 4 जा 76 होता है, ये 40 जा हो जाएगा, बस 40 इंटू 8 320। तो हम लोग को वॉल्यूम मिला 320। अब बात है कि इसमें यूनिट क्या लिखे, तो यूनिट वहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब दिया था, सेंटीमीटर क्यूब लिखो। ये निकल गया हम लोगों का आंसर V2 वॉल्यूम। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन है, अ गैस ऑक्यूपाइज 800 सेंटीमीटर क्यूब अंडर 760 mm Hg प्रेशर। एक गैस का इतना वॉल्यूम है और उस समय उसका प्रेशर इतना है, फाइंड अंडर व्हाट प्रेशर गैस विल ऑक्यूपाई दिस वॉल्यूम। ये अब यहाँ पर वॉल्यूम तो मेंशन नहीं, आप लोगों को यूनिट से समझना है कि कौन से प्रेशर में उस गैस का ये हो जाएगा। तो 380 सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। सो गिवन, पहले हम लोग का V1 दिया है 800 सेंटीमीटर क्यूब, P1 उस समय दिया है 760 mm Hg, फिर सेकेंड V2 दिया है 380 सेंटीमीटर क्यूब, बोल रहा है प्रेशर निकालो P2, टेम्परेचर इज कांस्टेंट हियर। सो बाय बॉयल्स लॉ, बाय बॉयल्स लॉ वी हैव P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। सो P2 निकालना है हम लोगों को, सो P1 इंटू V1 बाय V2। P1 कितना है 760, V1 कितना है 800, और यहाँ नीचे में 380। क्लियर, ये 0 0 काट देते हैं, ओके। 2 से जाएगा, 2 19 जा, 2 40 जा, 19 40 जा, तो ये आपका कितना आएगा 4 4 जा 1600 आ रहा है बच्चों प्रेशर mm Hg। पहले मैं चेक करूं क्या, मेरे को इसका पहले खोजना पड़ेगा, ये क्वेश्चन कहाँ है, एक मिनट। यस आंसर यही है, ठीक है। प्रेशर आपका P2 कितना निकला 1600 mm Hg, ओके निकल गया, देखो ये चीज़ अभी, ये भी हो गया। अभी ये लास्ट चार्ल्स लॉ नेक्स्ट पार्ट में, ये कुछ क्वेश्चन देख लो, इस टाइप से देखो कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे, अब जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ। यहाँ पर ये जो कुछ इंपॉर्टेंट है ना, ये देख लो। अब जैसे कि यहाँ बोला है हाउ इज मॉलिक्यूलर मोशन रिलेटेड विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ मॉलिक्यूलर मोशन कैसे रिलेटेड है, तो थोड़ा सा आप लोग याद करो, थोड़ा देर पहले डिस्कस करें क्या। जैसे जैसे टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं, अगर हम लोग मॉलिक्यूल का, गैस का टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, उसमें तो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो लोग तो नॉर्मली रैंडम मोशन में रहते हैं, तो जैसे हम लोग टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेंगे, सो व्हाट विल हैपन टू इट्स मोशन, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन आल्सो इंक्रीजेस, और अगर आप लोग उसका टेम्परेचर को कम करोगे तो मॉलिक्यूलर मोशन भी कम होगा, बस यहाँ पर यही लिखना है। देन डिफ्यूजन का डेफिनेशन, डेफिनेशन को डेफिनेशन के हिसाब से लिखना। स्टेट 3 वेरिएबल्स फॉर गैस लॉ, गैस लॉ का 3 वेरिएबल, तो क्या क्या होता है आपका प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। स्टेट बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ आपको लिखना पड़ेगा पूरा इसका स्टेटमेंट। गिव इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो 3 तो आप लोग पढ़े हो, तो आप लोग एक काम करना, ये वाला बना देना जो आप लोग V और P करके करते हो ना, इन्वर्स रिलेशन इस टाइप से, और यहाँ लिख देना T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब ये चीज़ है, ठीक है। और भी करेंगे, डोंट वरी, ऑनलाइन क्लास अटेंड करो, बहुत सारा चीज़ वहाँ भी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग।
वैसे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ऑनलाइन क्लास में तो सारा ही हो गया है, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, सबका फर्स्ट पार्ट यहीं खत्म होता है। सेकंड पार्ट में हम लोग चार्ल्स लॉ करेंगे। जो भी आपको डाउट होगा आप लोग क्लियर कर लेना, ऑनलाइन क्लास में भी कर सकते हो, नॉर्मली मैसेज करके भी डाउट क्लियर कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स आपके बुक में जितना आपको मिल रहा है सबको सॉल्व करो, जितना सॉल्व करोगे उतना बेटर है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन अच्छे से पढ़ो और जो भी डाउट होगा बिंदास क्लियर करो। थैंक यू।